हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ एक नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के साथ उपस्थित हूं। और अर्थशास्त्र अब आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं या नए ट्रेंड में अब इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना। और होता क्या है कि स्टूडेंट लोग हिस्ट्री तो खूब पढ़ लेता है ना, ज्योग्राफी भी मिला जुला के पढ़ लेता है, पॉलिटी भी पढ़ लेता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को छोड़ देता है। ठीक है, इस वजह से इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं कर पाते हैं। और नए ट्रेंड के एग्ज़ाम में अब इकोनॉमिक्स से खूब दबा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी दबा करके पढ़िए, है ना। इकोनॉमिक्स जब दबा करके पढ़िएगा तभी दबा करके नंबर भी उठेगा। ठीक है, और तभी सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है ना। इनकी एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक में ही इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ये मेनली दो पार्ट में बांटा गया। इसको इस दो पार्ट में बांटने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रेगनर फीस। क्या नाम है? रेगनर फीस। क्या नाम है? रेगनर फीस। इन्होंने ही 1933 में अर्थशास्त्र को दो पार्टों में बांटा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक को छोटे लेवल पर पढ़ा जाता है और मैक्रो इकोनॉमी को बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। जैसे कि आपको अगर घर की अर्थव्यवस्था अगर पढ़नी है ना, घर की अर्थव्यवस्था अगर जाननी है तो माइक्रो इकोनॉमी, और अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था अगर जाननी है तो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि बिना घर के अर्थव्यवस्था सुधारे किसी देश का अर्थव्यवस्था नहीं सुधरता है ना। इसलिए प्रयास जो होना चाहिए, छोटा छोटा प्रयास ही होना चाहिए। ठीक है, जब आप घर की अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल सकते हैं तभी आप देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल सकते हैं। ठीक है, तो घर में ही एक एक चीज़ को गहन दृष्टि से देखना जरूरी है ना। तो अब जरा सा हम लोग अब देखते क्या है कि अब इससे पहले, है ना, कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में डिवाइड होने से पहले पूरे इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था, है ना। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। अब बात आई कि भाई हम लोग को पढ़ना है भारत का अर्थशास्त्र। कहाँ का पढ़ना है? भारत का अर्थशास्त्र पढ़ना है। तब भारत का अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले हमको भारत को जानना पड़ेगा ना, है ना। भारत को समझना पड़ेगा कि हमारी भारत की कंडीशन क्या थी और अभी वर्तमान में कंडीशन क्या है ना। तो भारत जो है ये प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। क्या रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भाई? तो सोने की चिड़िया कब बनेगा कोई देश? जब वो देश आत्मनिर्भर होगा, है ना। क्या होगा? आत्मनिर्भर होगा। अपनी जरूरत की तमाम वस्तुओं का उत्पादन जब कोई देश करने लगे तो वो देश क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा, है ना। दूसरे देशों से जो है आयात कम करेगा और निर्यात ज़्यादा करेगा, है ना। तब जो है कोई देश क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हुआ क्या कि हम लोग आत्मनिर्भर थे, तो जो विदेशी बाजारों में जो थी हमारी यहाँ का बना हुआ का जो सामान वस्तु था वो विदेशी बाजारों में सबसे ज़्यादा बिक रहा था, है ना। तो पूरे विश्व जो थे हमारे वस्तुओं से भरे पड़े थे। तो बाद में
तभी तो दूसरे देश को के लोगों को जो है सो लालच लगा, तब आकर के हमारे भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए, है ना। इसी सिलसिले में अंग्रेज भी हमारे यहाँ आए, और अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ तरह तरह की नीति बना करके, है ना, तरह तरह की नीति बना करके हमारे कृषि को चौपट करने का प्रयास किए, है ना। तो सबसे पहले अंग्रेजों का ध्यान कहाँ गया, तो कृषि पर गया। कहाँ गया, कृषि पर गया, है ना, कि किसी तरह से भारत के कृषि को जो है अपने अंडर किया जाए, अधीन किया जाए। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किया। अस्थाई बंदोबस्ती यानी कि यहीं से जमींदारी प्रथा की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है, जमींदारी प्रथा की शुरुआत हो जाती है। अब यहां से क्या हो गया कि जो जमीन थी किसी एक व्यक्ति के टेंडर में दे दिया गया, और उसके साथ लगान जो है फिक्स कर दिया गया, है ना। लगान क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि एक ये निश्चित रकम जो है आपको चुकाना है। तो जिसके अंदर में चला गया वो जमींदार कहलाया, है ना। तो यहां से जमींदारी व्यवस्था पनपी। और उस स्थिति में हुआ क्या कि अंग्रेज ने जमींदार को तो फिक्स कर दिया कि आपको इतना देना है, लेकिन किसान से आपको कितना लेना है ये फिक्स नहीं किया, है ना। तो जमींदार और अंग्रेज दोनों मिलकर के शोषण करने लगे। किसका, किसान का शोषण करने लगे। इस स्थिति में क्या हुआ, भारत का कृषक वर्ग जो है गरीब होने लगा, है ना, और कृषि के सुधार में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये समस्या थी हमारी उस समय। दूसरी बात क्या हुआ कि महालवाड़ी व्यवस्था लाया गया। उस महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि पूरा एक ग्राम का समुदाय होता था, एक समूह होता था, ठीक है। उस ग्राम, समुदाय या समूह में जो है, ठीक है, वो सारे लोग मिल करके जो टैक्स होता था उसको चुकाते थे, है ना। वो महालवाड़ी व्यवस्था थी। इसके जो शुरू करने वाले व्यक्ति हैं वो हॉल्ट मैकेंजी के विचार पर शुरू किया गया था। ये सबसे पहले यूपी में, एमपी में और पंजाब में शुरू किया गया था, और सबसे ज्यादा टैक्स जो था पंजाब को ही देना पड़ता था, है ना। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो रैयतवाड़ी में प्रत्येक किसान के पास जा करके टैक्स वसूला जाता था, एक एक किसान के पास, है ना। तो इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब प्रयोग के तौर पर, है ना, प्रयोग के तौर पर मद्रास में अपनाया गया था। किसके द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था, टॉमस मुनरो के द्वारा प्रयोग के तौर पर, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है अपनाया गया था मद्रास में। बाद में 1835 में मुंबई में बिगनेट ने जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाने के पीछे क्या कारण है, जब देखिए किसी किसान का खेत, अब खेती जो है वो दूर दूर पर खेती हो रही थी, है ना। तो दूर दूर पर जब खेती हो रही थी तो एक किसान का खेत यहाँ है, फिर दूसरा किसान बहुत दूर पर है। तो उस स्थिति में टैक्स लेने के लिए क्या अपनाया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया, है ना। किसके द्वारा, टॉमस मुनरो। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था मद्रास में, और 1835 में बंबई में शुरू हुआ बिन गेट के द्वारा। किसके द्वारा, बिन गेट के द्वारा, है ना। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि अंग्रेज जो है कृषि को चारों तरफ से बांध करके, है ना, उसको जो है सो चौपट कर दिया। क्या कर दिया, चौपट कर दिया। अब यहां तक कि हमारा जो हस्त कला जो था, शिल्प कला जो था, वो तमाम चीजों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। बाद में जब रेलगाड़ी आ गई, है ना, तो उस रेलगाड़ी के कारण जो है यहाँ का जो कपास जो उत्पादन होता था, वो कपास जो है यहाँ से जाने लगा लंदन, है ना, लंदन के बाजारों में। और वहां से भाप वाला जो इंजन बन गया था उस समय तक, तो उससे जो है सो सूती कपड़ा बना करके और यहाँ के मार्केट में लेके उतार दिया गया। और यहाँ के कपड़ा लोग हाथ से बनाते थे तो महंगा हो जाता था, है ना, और वहाँ के वो सस्ता कपड़ा ला करके अब इस मार्केट में भर दिए, तो लोग उसके कपड़ा खरीदने लगे। यहाँ का जो बाजार था वो चौपट हो गया, यहाँ के व्यापारी चौपट हो गए, यहाँ के कारीगर चौपट हो गए, है ना। यहाँ तक कि कुछ कारीगर बचे भी थे अच्छा खासा, उनका हाथ पैर सब काट दिया गया, है ना। फिर ये त्रासदी चल रही थी, लोग कृषि छोड़ कर जो है सो भागने लगे, है ना, खेती बाड़ी छोड़ करके लोग भागने लगे, ठीक है, लोग भूखे मरने लगे, है ना। ऐसी स्थिति, बदतर स्थिति आ गई थी अंग्रेजों के समय में, ठीक है। अब चूंकि ये पता कैसे चलता कि भाई अंग्रेज विकास कर रहा है कि विनाश कर रहा है ना, तो उस समय लोगों को हवा नहीं लग रहा था कि अंग्रेज विकास कर रहा है हमारा कि
विनाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय न तो राष्ट्रीय आय था और न ही प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता चलता था, है ना। तो इस स्थिति में उस समय राष्ट्रीय आय का कोई गणना नहीं होता था, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती थी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो प्रयास किए आजादी से पहले, वो किए दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1867 में किया था, है ना। 1867 में अपना एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का गणना किया था। प्रति व्यक्ति आय उस समय कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय कितना था? 320 रुपया। और इसी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में क्या लिखे थे इन्होंने? धन निष्कासन के सिद्धांत, यानी कि अंग्रेज जो है ये हमारा भला नहीं कर रहा है, ये हमारा अच्छाई नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हमारा पैसा को चूस रहा है। क्या कर रहा है? चूस रहा है। यहां से धन निकाल निकाल करके, खींच खींच करके ले जा रहा है लंदन, है ना। और हम कह रहे हैं कि अंग्रेज हमारा विकास कर रहा है, रेल बिछा रहा है मेरे लिए। नहीं, रेल बिछा रहा है वो और आपका शोषण करने के लिए, है ना, ताकि पैसा और ज्यादा तेजी से चूस चूस के वो ले जाए, ठीक है। छिन छिन करके, यहां तक कि खून खिंच खिंच करके पैसा ले लेता था, है ना। यह स्थिति थी। तो सबसे पहले कौन समझाया? दादा भाई नौरोजी ने समझाया कि देखो अंग्रेज विकास नहीं विनाश कर रहा है, चूस रहा है ना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसको जो है अंग्रेज की ये जो कार्य थी, इस कार्य को इन्होंने कहा अनिष्टों का अनिष्ट। क्या कहा? अनिष्टों का अनिष्ट कहा, ठीक है। फिर जो है बाद में 1931-32 में डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव जो है इन्होंने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की, है ना। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है 2017 वाले बीपीएससी में, है ना, कि वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव। राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय कमेटी का गठन जो है 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में हुआ। कौन किया था अध्यक्ष इसका? तो अध्यक्ष थे इसके पीसी महालन 20। कौन थे? पीसी महालन 20। प्रशांत चंद्र महालन 20। कौन थे? प्रशांत चंद्र महालन 20, है ना। और इन्हीं के नाम पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 जून को, है ना। तो इसी 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि कैसे अंग्रेजों ने कृषि में जो है शोषण करना प्रारंभ किया और इस तरह से भारत को पंगु बना दिया। क्या बना दिया? भारत को पंगु बना दिया। और भारत को पंगु बनाने के बाद जो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, है ना, उस सोने की चिड़िया को जो है कबाड़ की चिड़िया कैसे बना दिया, ठीक है। तो जब इसीलिए कहा जाता है कि आपका प्राइमरी सेक्टर मजबूत होना चाहिए, है ना। प्राइमरी सेक्टर जब मजबूत होगा तभी आप किसी को क्या कर सकते हैं कि आंख दिखा सकते हैं, तभी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, है ना। सिर्फ आत्मनिर्भर रटने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसान के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, किसान के प्रति आपको सोचना होगा, तभी हमारा देश जो है सो आत्मनिर्भर होगा, है ना। अगर किसान के बारे में नहीं सोचिएगा तो हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, है ना। समझे कि नहीं? तो इसलिए हमारे सरकार से भी अनुरोध है कि किसान को ध्यान दे, कृषि पे ध्यान दे, ठीक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, समझे। फिर अगले क्लास में हम और भी इकोनॉमिक्स में आगे और भी डीप बढ़ेंगे, भारत को समझेंगे, है ना। और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र को समझते हुए, है ना,
बिल्कुल रटना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझ समझ के अर्थशास्त्र को पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मैं बिहारी सर आप लोगों को अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद करता हूं, ताकि आप जो है अगले एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतज़ार करें, है ना। और हाँ, मास्क ज़रूर लगाइए, ठीक है, मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि कोरोना जो है अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, ठीक है। थैंक यू।